टाइप्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें कई प्रकार के टाइप्स आ जाएंगे। सबसे पहले जो टाइप्स आएगा, अगर यहाँ पे लक्षणों का पता लगाना है, क्या किसका लक्षणों का पता लगाना है, क्या कितने टाइप्स हैं, सोशल भी हैं और लैंग्वेज, सोशल लैंग्वेज बिहेवियर, सोशल लैंग्वेज एंड बिहेवियर, इसमें 3 चीज़ों को इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहला ऑटिज्म जो है, एक सामान्य ऑटिज्म डिसऑर्डर ये है कि इसमें सामाजिक संवाद में क्या है, सोशल कम्युनिकेशन और स्वाभाविक व्यवहार में क्या हो जाती है, असामान्यताएं और आत्मक्रिया की कमी हो सकती है। This is the most common autism spectrum disorder and can involve difficulties with social communication, abnormalities in spontaneous behavior and a lack of self activity। यानी जो बच्चा इस असामान्यता से गुजर रहा है या उसके अंदर इस प्रकार की कमी है, चाहे वो सामाजिक संवाद की कमी हो या फिर उसके स्वाभाविक व्यवहार की, जो उसका व्यवहार कैसा है। पहले तो बात हम कम्युनिकेट करेंगे, अगर बच्चे को हम समाज के बीच में लाते हैं, सोशल के बीच में लाते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहा है, मतलब वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे ये समस्या उसके सामने है। अगर इस प्रकार के ऑटिज्म वाले पर्सन हैं तो उनके लिए है कि वो इस चीज़ से दूर रहते हैं, और वो अगर हम आसानी से उसका पता भी लगा सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, ठीक से उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ इसके अंदर है। क्योंकि उन्हें क्या है, उनको एक तो पर्सनली हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा उनको सोशल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। जो उनकी नीड है उसके अनुसार वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल्स विद दिस टाइप ऑफ ऑटिज्म ऑफन tend to withdraw into their cells and require a good deal of person and social support। तो इस प्रकार के बच्चे को, अगर इस प्रकार का बच्चा है, व्यक्ति है कोई, तो उसके लिए जो एक तो व्यक्तिगत तौर पर उसको सहायता दे, दूसरा जो समाज है, समाज से जुड़े लोग हैं वो भी उसको सपोर्ट करें। और सेकंड जो आ जाएगा, अस्पर्गर सिंड्रोम आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये भी एक प्रकार का सिंड्रोम है, ये भी एक प्रकार का सिंड्रोम है। इसमें भी क्या है, लैंग्वेज और कोग्निटिव, 2 चीज़ें इसमें आ जाएंगी, एक तो लैंग्वेज आ जाएगी और दूसरा कोग्निटिव। ये उच्च योग्यता होती है एक प्रकार से। अगर उच्च योग्यता वाला बच्चा है, इसमें दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑटिज्म बट इट इन्वॉल्व्स ए linguistic impairment, while autism often has high ability in verbal and cognitive abilities। दूसरा इसमें जबकि सामाजिक और भाषा संवाद में कठिनाई हो सकती है, इसको भी क्या है, प्रॉब्लम किस चीज़ की है, एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है इसकी, एक सोशल प्रॉब्लम है इसकी, और तीसरी क्या है, तीसरी इसमें कम्युनिकेट करने की है। तो इस प्रकार के अगर व्यक्ति हैं तो वो अधिगम समझने, लर्निंग, सीखने के साथ साथ वो बातचीत करने में भी क्या है, असमर्थ हैं। तो उनको अलग अलग तरीके में भी कठिनाइयाँ होती हैं। इसको हम अस्पर्गर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। और ये व्यक्ति सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेट में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। This is a type of autism but it involves a linguistic impairment, while autism often has high ability in verbal and cognitive abilities।
नेक्स्ट इसमें है कि इट कैन also lead to difficulties with social and linguistic communication. Individuals with this type of autism often have difficulties using learning aids, and they may often be unable to communicate effectively in social and linguistic ways. तो ये बच्चे क्या हैं, ये बच्चे इन्वॉल्व तो होना चाहते हैं लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। कमी क्या है, ये अस्पर्गर सिंड्रोम उनके अंदर है, क्योंकि वो सोशल लैंग्वेज कम्युनिकेट करने में असमर्थ हैं, वो नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो सिंड्रोम अगर है इस प्रकार का, ये 3 चीज़ों पर है। हमने पहले बताया लैंग्वेज, कोग्निटिव, सोशल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अति स्पेक्ट्रम ऑटिज्म। ये अति स्पेक्ट्रम ऑटिज्म क्या है, इसमें बहुत हल्के लक्षण होंगे, बहुत सारा हल्के जो है सिम्टम्स होंगे। इसको हम हाइपर स्पेक्ट्रम ऑटिज्म बोलते हैं, लेकिन इसकी पहचान करना कठिन हो सकता है। हम इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कठिनाइयाँ होगी। लेकिन अगर कोई स्पेशलिस्ट है, अच्छा है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन से कोई इसके होल्डर हो, कोई भी हो, इसको कर लेगा, वो इसका पता लगा लेगा। दूसरा, इसमें अति स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले व्यक्ति अक्सर क्या करते हैं, वो सामाजिक मामलों में कठिनाई हो सकती है। मतलब जो भी सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक के काम है या कोई भी ऐसे कार्य है जो समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक है, तो वो कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि जो व्यवहार और स्किल, उनके व्यवहार में और उनकी स्किल में क्या है, विशेषता दिखाई देती है कि हाँ ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा। This is a hyper spectrum disorder in which autism symptoms are very mild and can be difficult to identify. Individuals with hyper spectrum autism often have social difficulties, but their behavior and skill appear typical. तो ये अगर इस प्रकार का बच्चा, तो हम एक तो पहचानने में थोड़ी सी समस्या होती है। इसकी जो पहचान अगर हमें करनी है तो वहाँ पे समस्या बनेगी, दिक्कत बनती है, क्योंकि उसके लक्षण कम हैं। लक्षण कम दिखाई देंगे तो ये लगेगा कि कुछ नहीं है इसको, लेकिन वो क्या है, वो छिपा रहता है। लेकिन वो अगर वो सामाजिक, अगर उसको कोई काम दे दिया ना कि आपको ये काम करना है, वो समय रहते उस काम को नहीं कर पाता, वो उससे बचने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो उसके बिहेवियर में और उसकी स्किल्स में दिख जाता है। अब नेक्स्ट है रेट स्पेक्ट्रम या रेट सिंड्रोम बोल सकते हैं। ये भी एक प्रकार का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की शारीरिक जो गतिविधियां हैं, जो फिजिकल मूवमेंट है, वो करने में क्या होता है, उनको कठिनाई होती है। और साथ ही साथ इस प्रकार के ऑटिज्म वाले अगर व्यक्ति हैं तो सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल, सामाजिक समस्या उनके अंतर्गत आती है। दूसरा, उनके अंदर जो विशेष गतिविधियां, अच्छी योग्यता हो सकती हैं, और उनमें और भी कई सारी योग्यता भी मिल जाएंगी उनमें। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन फिजिकल एक्टिविटी। Individuals with autism often have social impairment in social interactions, but may have good abilities in specific activities. तो ये है तो रेट सिंड्रोम, तो इसको देख लीजिएगा, ऑटिज्म, अस्पर्गर सिंड्रोम और अति स्पेक्ट्रम सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, और अन्य भी सिंड्रोम हो सकता है, अन्य भी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें आपकी
ऑटिज्म के सही सही था आपका क्या है, एक कोई अदर डिसेबिलिटी भी जुड़ सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के जो सिम्टम्स होंगे वो एक होंगे, अलग अलग भी होंगे। The autism spectrum may also include several other disorders such as autism with moderate disability, autism with retardation disorder, etc. It is important to understand that the nature and symptoms of autism vary from person to person, and therefore it is provide to appropriate therapy and support based on their needs, but it is the best of consult a specialist doctor। तो बताओ, हम एक अच्छे से डॉक्टर को भी हम सलाह ले सकते हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हैं, जिससे कि हमारा निदान हो सके, क्योंकि सलाह जरूर लेना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि अगर इस प्रकार की दिक्कत है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो सिम्टम्स हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो इसमें पांच प्रकार हैं। ये पांचों प्रकार आप एक बार देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। इंग्लिश वालों के लिए जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, जिसकी एक पीडीएफ मिल जाएगी। इंग्लिश वाले एक बार मुझे रिमाइंड कर दें, एक रिमाइंडर मैसेज कर दें। एक न्यू पीडीएफ आपको दे देंगे इसकी, इंग्लिश की। आपको प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ी सी इसमें, क्योंकि जो पीडीएफ आपको मिली है उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज मिल सकता है, थोड़ा बहुत ही मिलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये वाली पीडीएफ जो रहेगी, ये पीडीएफ आपकी फिर जो आपका जितना जितना साथ साथ हो रहा है वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती चलेंगी, और आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और अगर किस में भी फिर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा उस चीज़ का कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे ना किसी चीज़ का, तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक चल रहा है। अगर आप रेस्पॉन्स करते रहेंगे तो फिर मेरे भी ध्यान रहता रहेगा कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़, ये बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है बेटा? क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार हैंड रेज कर देंगे। 3.4 पे आ जाते हैं, मेंटल इलनेसेस के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेसेस क्या है? इंडियन मेंटल हेल्थ ने इसके बारे में जो डेफिनेशन दी है वो क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या जो मंदबुद्धि के अलावा किसी अन्य मानसिक बीमारी से पीड़ित है और जिसे उपचार की आवश्यकता है, भाई मंदबुद्धि तो है ही,
लेकिन उसके साथ साथ क्या उसको मेंटल मानसिक कोई बीमारियां है जिससे वो पीड़ित है। तो ये मेंटल हेल्थ एक्ट कह रहा है 1987 वाला कि अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो मंदबुद्धि भी है और मानसिक बीमार भी है तो हम उसको एक नाम दे देते हैं मानसिक रोग। ठीक है। A mentally illness person is one who is suffering from any mental illnesses other than mental retardation and who need treatment। अब इसके कारण के बारे में बात करते हैं, कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में। तो इसके डिफरेंट हैं, इसके डिफरेंट प्रकार हो सकते हैं, डिफरेंट कारण भी हैं। तो सबसे पहला हम अगर बात करें तो जेनेटिक रीजन हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। तो इस जेनेटिक फैक्टर में क्या है, जेनेटिक फैक्टर में क्या है, मानसिक रोगों के कारण से हो सकती है। तो सीधी सी बात है, जो मनो और मानसिक रोग होगा वो मानसिक कारणों से होगा। यदि परिवार के किसी फैमिली के किसी भी एक भी मेंबर को मानसिक रोग है, यदि अब पहले किसी को हुआ है तो बच्चों में इसका जोखिम बढ़ सकता है। ये देखो मानना है इनका कि अगर इस प्रकार का जेनेटिकली फैक्टर है कोई, या पहले किसी को हुआ है, कोई मानसिक रोगी रहा है, कोई परिवार में फैमिली में पहले कोई रहा है, तो इस प्रकार का बच्चा आपको मिल सकता है कि वो ये बढ़ सकता है। दूसरा है भावनात्मक और तात्पर्यात्मक कारण। अब क्या है, इमोशनल एंड सब्जेक्टिव कॉजेज। जेनेटिक फैक्टर में ये दिया कि जेनेटिक्स कैन बी ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू मेंटल इलनेसेस, हैविंग ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेसेस कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर चिल्ड्रन। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी। दूसरा भावनात्मक तात्पर्यात्मक कारण क्या दिया हमने, इसमें क्या हो जाता है, इसमें बच्चा कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है जो अधिक तनाव लेता है, अधिक चिंता करता है, भावनाओं में बहता है, या आत्महत्या कर लेता है, आत्मघाती होता है, आत्मघाती विचार आते हैं मन में, है ना। तो वो उसको हम मानसिक स्वास्थ्य को हमारे क्या करता है, वो इफेक्टिव करता है। हाँ, ये ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल, देखा अपने आसपास ये ज्यादा बढ़ रहा है। भावना तो तात्पर्यात्मक कारण बढ़ रहा है ना, तनाव ले रहे हैं लोग फर्जी में, मतलब इतना सोच ले रहे हैं कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आज सुसाइड करने लगे हैं। देखते होंगे ना भाई, न्यूज में आप देखते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आप अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, तनाव के लो, गिन बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर कोई काम ना हो तो चिंता ले ली कि भाई हम तो इसी पे जिएंगे बस। एक्सेसिव स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल सिचुएशन एंड सुसाइडिकल थॉट्स और एक्शंस कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। तो सीधी सी बात है, मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये आपके आसपास मिल जाएंगे। ये तो आम आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है जीवन के अपूर्णता, अपरिपूर्णता, जीवन के अपूर्णता यानी लाइफ इम्परफेक्शन। कई बार क्या होता है, जीवन की जैसी स्थितियाँ या कोई घटनाएं, जैसे कि भाई तलाक वगैरह है, मौत वगैरह है, नौकरी की हानि है, या आर्थिक समस्या है, या समाज में तनाव है, स्थितियाँ हैं, तो ये भी मानसिक रोग बढ़ने के कारण हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं। लाइफ सिचुएशंस एंड इवेंट्स सच ए डिवोर्स, डेथ, जॉब लॉस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम and stressful situation in society can lead to the development of mental illness।
कितने परसेंट मानते हैं? जो मैंने दो इसमें कोजेज बताए, थर्ड वो सेकंड और थर्ड, मानते हैं कि ये हैं? कितनी परसेंट मानते हो? बताएं कोई भी। ये दोनों जो दो मे बी 40 to 60% तो होंगे लगभग। फर्स्ट होगा कि ये सेकंड होगा कि थर्ड होगा? मतलब वो जो सेकंड वाला है वो ज्यादा चल रहा है, 60 to 70%। और जो थर्ड वाला आप बोल रहे हो वो भी है, इतना ही है, मतलब 50-60% तो होगा लगभग। और बताओ कितना होगा? तनु कितना होगा? सेकंड कितना है, थर्ड कितना है प्रेजेंट टाइम में? रिया बताएं। जी बताएं। मेरी आवाज आ रही है? वैशाली बताएं, वैशाली। वैशाली, इसमें सेकंड जो कोजेज है या थर्ड कोजेज ज़्यादा है आज प्रेजेंट टाइम में? लक्ष्य, लक्ष्य बताइए, सेकंड ज़्यादा है कि थर्ड ज़्यादा है? सेकंड कितने परसेंट होगा? अप्रोक्सीमेटली जी। निष्कर्ष कितना होगा? कौन सा होगा, सेकंड है कि थर्ड है? सेकंड कितने कितना कि सेकंड कितने परसेंट होगा? 70 to 80% के बीच में है सेकंड ना जी। वो थर्ड भी आसपास है, लेकिन उससे थोड़ा कम है सेकंड के कंपैरिजन में अगर बात करें तो। अच्छा अच्छा जी ऐसा है। आकांक्ष, बाकी एक बार सेकंड वाला और थर्ड वाला पॉइंट एक बार शॉर्ट में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। देखो, इसमें भावनात्मक तात्पर्यात्मक कारण क्या है, मतलब इमोशनल सब्जेक्टिव कोजेज क्या है, ये कह रहा है कि अगर या तो ज़्यादा तनाव ले लेना, चिंता करना, या भावनात्मक परिस्थितियाँ, इमोशनल जो सिचुएशंस हैं वो, और आत्महत्या, है ना। मतलब उन सिचुएशन, ये जो तनाव, चिंता और भावनात्मक परिस्थितियाँ हैं, इनसे वो होकर के, परेशान होकर के फिर क्या करता है व्यक्ति? आत्महत्या करता है, या फिर आत्महत्या विचार उसके मन में थे कि मैं ना अब कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में, लाइफ बेकार है, कुछ नहीं है, जीना नहीं है। तो क्या है, ये जो 3 से 4 पॉइंट हैं, ये सबसे ज़्यादा हावी हो जाते हैं किस पर? एक पर्सन पर, एक व्यक्ति पर, जिसके कारण है उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो मेंटल हेल्थ है, वो इफेक्टिव होते हैं। सीधी सी बात है कि उसको सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाएंगी। क्या सोचेगा वो? ये सोचेगा कि मैं ना जीऊँ, मैं ये करूँ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक आ रही है? हेलो, अब ठीक आ रही है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक बार सब स्टूडेंट रिज्वाइन कर लें। अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी ब्रेक ही हो रही है। सभी स्टूडेंट रिज्वाइन कर लीजिए, रिज्वाइन। एक बार रिज्वाइन कर लीजिए सभी।
सभी रिज्वाइन करेंगे। रिज्वाइन कर लेंगे। मेरी वॉइस आ रही है अब? अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। यस सर। हाँ, तो ये क्या नाम, आकांक्षा के नाम से कौन ऐड है इसमें? यहाँ पे एक बार नाम बता देंगे। शिवानी है, कौन है? हाँ, आकांक्षा के नाम से। तो इसमें जो थर्ड है, थर्ड में यही है कि अगर इस प्रकार की स्थितियाँ हो जाती हैं, जैसे जीवन में कोई घटना हमारे सामने घटित हो गई, कोई एक्सपायर वगैरह हो जाता है, या फिर ऐसा हो क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हमने सामने से देख लिया कि बहुत बुरी तरीके से हो गया, या फिर कंडीशन है कि डिवोर्स वगैरह ये भी हो सकता है, और नौकरी मतलब किसी की जॉब चली जाए, है ना। थर्ड कंडीशन में ये है कि, और दूसरे सबसे जो कठिन इसमें आ जाता है वो आ जाता है फाइनेंशियल कंडीशन। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा मतलब इच्छा है मुझे ये चीज़ लेने की, लेकिन पैसा नहीं, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे, किससे लूँ। तो ये दोनों फैक्टर आज के टाइम में फिट हैं, है ना। लेकिन जो इनसे है ना बाहर निकल गया वो जीवन जी रहा है, और आने वाले टाइम में ये जो फैक्टर है परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस दोनों चीज़ों की कमी होने जा रही है। NWO पे काम चल रहा है तो सर, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो तो हम ओवर थिंकिंग के अंदर काउंट कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ओवर थिंकिंग के, क्योंकि वो तो पूरा ही ओवर थिंकिंग का पार्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। और दूसरा इसमें एक कंडीशन हो जाएगी थर्ड वाले पार्ट में, जो सोसाइटी है हमारी, जो समाज है हमारा, वो भी तनाव देता है। तनाव क्या देता है कि जैसे आपकी जॉब नहीं लगी और आप घर पे बैठे हो, अरे बताओ इतना पढ़ लिए, इतना लिख लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आते जा रहे, बताओ ये जा रहा है, ये जा रही है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ इतना पढ़े लिखे, पैसा लगा, तो मतलब आने, मतलब एक प्रकार से ताने मारना है ना। वो भी क्या देता, तेरा स्ट्रेस दे रहा है। तो मतलब ये दोनों फैक्टर जो हैं, दोनों कोजेज जो हैं, ये आज प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल ठीक बैठ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर उसको रोका जाए, यानी देखो आने वाले टाइम की मैं थोड़ी सी एक सिचुएशन बता दूँ कि 2030 के समथिंग, 2028 30 तक शायद ये चीज़ें हो जाएं। क्योंकि जो ऐसे कि NW या एक सर्कुलर चेन बन गई, तो ये फिर दिक्कत बन जाएगी बहुत ज़्यादा। सोसाइटी को कवरेज कर लेंगे, और कवरेज करने के बाद फिर ये स्टूडेंट्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स को कवर करने के साथ साथ जो फैमिली और सोसाइटी स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे पहले ही। इस पे जो काम चल रहा है फिलहाल, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम चल रहा है, तो थोड़ा सा जहाँ तक हम ऐसा बात करें तो फर्स्ट वाला तो अप्रोक्सीमेटली 90% तो है जेनेटिक, वो तो जेनेटिक है। वो तो अगर किसी फैमिली मेम्बर को है तो वो हो गया, तो कोई वो नहीं। लेकिन ये दोनों जो हैं ये तो हो सकते हैं किसी को भी, जरूरी इसमें एज का भी वो नहीं है कि किसी एज में होगा, है ना। वो तो किसी भी एज में हो सकता है, ये दोनों कंडीशन किसी भी एज में हो सकती हैं। तो क्योंकि दोनों जो कंडीशन है, दोनों जो फैक्टर हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं जब तक लाइफ है। क्लियर? हेलो, तो हेलो जी सर, आवाज आ रही है, तो बताइए। इसमें तो मोस्टली अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्टली एज फैक्टर है जी, वो 20 से लेकर, या आज के टाइम में बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली में 18 साल तक से लेकर और 30 से 35 साल तक लोगों में ज्यादा ये चीजें हैं। बिल्कुल ज़्यादा है। क्योंकि ये अगर जैसे आप 15 क्रॉस कर जाते हैं, 15 क्रॉस करने के बाद ही है, और मिडिल क्लास फैमिली लोअर क्लास फैमिली में ज़्यादातर है।
देन 10th वगैरह के एग्जाम प्रेशर एंड देन आफ्टर 12th कॉलेज ग्रेजुएशन जी वो जी सब चीजें ओवरथिंकिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नेक्स्ट आ जाता है दवाओं का दुरुपयोग मत करना, है ना। दवाओं का यानी ड्रग्स वगैरह, कुछ दवाओं के अनावश्यक प्रयोग करना, है ना, खाते रहना, या फिर ऐसी कोई दवा मतलब स्टोर से लेकर के हम ले खा रहे हैं तो उसका भी सीधा सा इफेक्ट इस पे हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्टिव करता है। दूसरा यहाँ पे अधिक दवाइयाँ हम खा रहे हैं तो वो भी हानिकारक है। नेक्स्ट है ब्रेन केमिस्ट्री के विकास में असमानता, एबनॉर्मलिटी इन ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री में विशेषता अगर यहाँ पे देखें तो असमानता न्यूरोट्रांसमीटर्स स्तर की मानसिक रोग के होने का मतलब ये तो एक ऐसा है कि अगर सिचुएशन बिल्कुल ही ज़्यादा ही खराब है तो एक प्रकार का ये कोशिश है। सिचुएशन एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कोई रिएक्शन या कोई कार्य ना कर पाना, तो ये भी एक है, लेकिन ये आज के टाइम में नहीं है फिलहाल। न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस, कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं जैसे कि सिजोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर। ये क्या करते हैं, सीधे मानसिक स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। सम न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस सच ए सिजोफ्रेनिया एंड bipolar disorder can affect mental health. नेक्स्ट है उपयोग और अभियंत्रण सब्सटेंस। अब इसमें यूज एंड ड्रग यानी नशा, ये भी एक प्रकार का वो एल्कोहल वगैरह जो लेते हैं लोग, वो भी मेंटल इलनेसेस को इफेक्ट करता है। ये भी कोजिज है और ये ज़्यादातर ये भी बढ़ रहा है। देखो सीधी सी बात समझो, जो भी नशा कर रहा है वो ये सबसे ज़्यादा आज के टाइम में है। कैन ऑल्सो अफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, है ना। मानसिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है और साथ साथ मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक, पारिवारिक या प्रावर्तिक कारण हो सकते हैं। सोशल और फैमिली एंड बिहेवियर कोजेस हो सकता है हमारा, यानी कुछ बार क्या होता है मानसिक रोगी पारिवारिक संघर्ष, हरासमेंट, लड़ाई झगड़ी वगैरह होते हैं ना घर में परिवारों में, वो भी एक कारण है और आज के टाइम में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शोषण, हरासमेंट हो रहे हैं, शारीरिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स, ये भी क्या करते हैं मेंटल हेल्थ को इफेक्टिव करते हैं। देखो ये तीन जो कोजेस बने यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तीनों की, सेकंड, थर्ड और 7 और 8, ये प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा है। ये 90, अगर मैं बात करूँ 90%, 92 के, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखें तो 92, 93 की रिपोर्ट आती है। पर्यवेक्षित कारण क्या हो सकता है इसमें, अगर देखें तो एक कारण ये भी है, कई बार क्या होता है कि मानसिक रोग के विकास के कारण स्पष्ट नहीं हो पाता कि बाहरी कारण भी अलग, मतलब एक्सटर्नल कोजेज भी हो सकता है, क्योंकि मानसिक रोग के कारण व्यक्ति की जो आयु है, जो एज है, उसकी कैटेगरी, उसका जेंडर, उसका लैंग्वेज कम्युनिकेशन, वो सोशल कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल देता है। क्योंकि इसमें फिर यहाँ पे डॉक्टर्स से
या फिर स्पेशलिस्ट से जो है एडवाइस लेकर के ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। ये काफ़ी कम, लेकिन 3 फैक्टर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 1 2 3 और 4 ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ मेंटल इलनेसेस। अब इसके निवारक क्या हैं, उपाय क्या हैं, मानसिक रोग के निवारक क्या हैं, तो इसके भी डिफरेंट हैं। एजुकेशन ऑफ अवेयरनेस इसको जोड़ा गया। सबसे पहला जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा और जागरूकता। अब शिक्षा और जागरूकता किससे जुड़ेगी? भाई हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज करते हैं और प्रिंट मीडिया भी यूज करते हैं। प्रिंट मीडिया में जैसे अखबार आ गए आपके, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारी। तो शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? सामाजिक माध्यम होने चाहिए, सोशल मीडिया होनी चाहिए। सोशल मीडिया को भी हम यूज कर सकते हैं, हम अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। सार्वजनिक वाद विवाद को, जो सार्वजनिक वाद विवाद हैं, कार्यशालाएं हैं, उनको उपयोग कर सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग कराइए, वर्कशॉप कराइए, गाँव में, शहरों में, देहात में। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रचार करना, ये भी एक जागरूकता बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। कैन बी यूज टू रेज अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, पब्लिक डिबेट्स एंड वर्कशॉप्स। In addition, it is important to disseminate of information and raise awareness about mental health. नेक्स्ट आ जाता है विद्यालयों के में सामर्थ्य साधन। जो स्कूल्स हैं उनमें एम्पावरमेंट इन स्कूल्स, क्या साधन है, शिक्षा से संबंधित क्या चीज़ें आप जोड़ रहे हो, क्या मोटिवेशन आप दे रहे हो स्टूडेंट्स को। तो विद्यालयों में भी क्या होना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं, बच्चों को भी आप समर्थ बनाने के लिए कुछ उपाय बताएं, उनको प्रोत्साहित करके उनको मोटिवेशन दें। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाए जो कि ज़रूरी हैं। It is important to promote mental health education and empowerment interventions in school, but is also essential to provide mental health services in schools. तो बच्चों को सेवाएं दी जाएं जिससे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें। तीसरा जो पॉइंट है वो समाज में जागरूकता और स्टिग्मा कम करना। अब यहाँ पे एक चीज़ शब्द आया स्टिग्मा। अब नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनको अलग कर देना, जो सोसाइटी है उससे नेगेटिव पॉइंट्स को अलग करना है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू eliminate द नेगेटिव स्टिग्मा सराउंडिंग पीपल लिविंग विद मेंटल इलनेसेस। अवेयरनेस प्रोग्राम, प्लेस एंड डायलॉग्स कैन बी यूज्ड टू अचीव दिस। कि यहाँ पे क्या है, मानसिक रोग के साथ जीवन जीने की व्यक्तियों के लिए नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए समाज में अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाए, नाटक कराए जाए, बातचीत कराया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए। और वो लोग कराएं कि जो इन चीज़ों को जानते हैं, समाज में जो कमियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको दूर किया जाए। और समय रहते अगर किसी चीज़ पर पकड़ कर ली जाती है तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। आधुनिक चिकित्सा और प्रबंधन, रेजिंग अवेयरनेस एंड रिड्यूसिंग स्टिग्मा इन सोसाइटी के बाद इसमें मॉडर्न थेरेपी एंड मैनेजमेंट। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए अलग अलग तकनीकें और अलग अलग थॉट्स यहाँ पे यूज किए जाने चाहिए। और तेज़ी से डिजिटल, क्या यहाँ पे डिजिटल थेरेपी, ठीक है ना, डिजिटल थेरेपी को महत्व देना चाहिए।
और साथ ही साथ लोगों से सहायता लेनी, हेल्प से लेनी चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा लोगों में उन चीज़ों की सुधार। मतलब हमें यहाँ पे अगर तीनों पॉइंट की बात करें, तीनों पॉइंट में एक ही चीज़ दी है कि हमें लोगों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बदलना है, जो उनके विचार है उनको बदलना है। बदलना किस में है? जो नेगेटिविटी उनके अंदर भरी है, जो वो अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, उनको अलग करना है, दूर करना है। जो ऐसे नैरेटिव्स, जो नेगेटिव स्टिग्मा बन रहा है, नकारात्मक, जो अगर आम भाषा में कि नकारात्मक कलंक जो है उसको ख़त्म करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है परिवार का समर्थन, यानी फैमिली का भी सपोर्ट हो, परिवार का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। परिवार का अगर सपोर्ट रहेगा तो समझदारी और सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है। सीधी सी बात है कि सपोर्ट इज क्रिटिकल फॉर मेंटल हेल्थ। फैमिलीज नीड सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी टू सपोर्ट देयर फैमिली मेंबर्स, जिससे क्या है अपने परिवार के सदस्यों का सहारा बन सके। रिलेशंस, सोसाइटी, फैमिली, देखो प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें बढ़ती क्यों जा रही है? हम सिर्फ जो किताबी चीज़ें हैं, किताबी भाषा है, उनको किताबों तक सीमित कर रहे हैं एज ए प्रेजेंट, या फिर हम धरातल पे अगर बात करें तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। अगर स्टूडेंट है कोई, या फिर कोई ऐसा मेंबर है जो अच्छी पोस्ट पर है, वो सुसाइड कर रहा है। अच्छी पोस्ट का मतलब ये है कि डीजीपी, डीसीपी लेवल की जो पोस्टेज हैं उन पे वो व्यक्ति है, वो सुसाइड कर रहा है, या फिर किसी प्रकार से समर्थन नहीं मिल रहा है, सोसाइटी इसको इग्नोर कर रही है, फैमिली इसको इग्नोर कर रही है, तो कंडीशन कहाँ जा रही है? जा रही है ना, खराब हो रही है ना। आप तो देखते हैं आज स्टूडेंट, आप देखते हैं कि रिलेशंस एक धागा, कच्चा धागा बनते जा रही है। कौन कौन मानता है? रिश्ते ऐसे बिखरते हैं ना, जैसे कांच टूट गया एकदम से, वो बिखरते जा रही हैं। मानते कितने स्टूडेंट मानते हैं कि हो रहा है ये काम? मेरी वो सारी है ना सभी के पास में, क्यों लिया? आज के टाइम में है ना ऐसा कि कंडीशन बहुत क्रिटिकली हो चुकी, और ये बढ़ती जा रही है। सिर्फ हमने यहाँ पे अगर जैसे पढ़ लिया और इसी चीज़ को अगर हम उसको जमीन पर लेके आए उस चीज़ को, तो कितना असर पड़ेगा उसका। लेकिन सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये कह रहा है कि एक तरफ फैमिली सपोर्ट कह रहा है तो दूसरी तरफ समुदाय का भी सपोर्ट कह रहा है, कि समुदाय की सहायता। इसमें समुदाय की सहायता में जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी का भी सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो समाज के लोग हैं वो अलग खड़े देखते रहे, परिवार वाले क्या करेंगे। साथ साथ परिवार नहीं, परिवार के साथ साथ सोसाइटी भी होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में अगर चेंज होगा तो सीधा से यहाँ वो है कि फैमिली में भी चेंज होगा ही होगा। तो क्योंकि अगर आप सोसाइटी के बीच में किसी चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, वो सीधा सा इफेक्ट है कि वो पड़ेगा ही पड़ेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक समर्थन, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। आध्यात्मिक समर्थन भी होना चाहिए। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों के द्वारा क्या होना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्थन प्रदान करने का अवसर होता है।
लेकिन वो नहीं करते। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं, एक तो ध्यान होना चाहिए, दूसरा योग होना चाहिए। तो ध्यान टूट रहा है, बोले आंखें बंद करके बैठे हैं और सारी चीज़ें सोच रही हैं बैठे 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 बैठे, लेकिन उसको एक काम में बैठ जाओ, कहते हैं ना लाइट में क्यों बैठा जाता है? ध्यान में, रोशनी में, आंखों के सामने रोशनी पड़ रही है, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल वो करके ना अगर हम बैठते हैं तो सीधा सा सर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। देखो दो चीजें यहाँ पे दी, एक तो ध्यान और एक योग, है ना। इसमें योग होता है अष्टांग योग, है ना, यम नियम आसन, हाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हाँ अष्टांग योग होता है ये जी, ठीक है ना। अगर देखो इसमें ये भी एक सही है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि ध्यान जो है टूट रहा है, तो ध्यान अगर टूट रहा है तो मतलब तो कमी है तो ये मतलब कोई भी कमी हो सकती है, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। हम बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ये कब होगा, जॉब नहीं लगी कैसे लगेगी, बस सोच रहे हैं बैठे बैठे, और वो चीज़ वो ऐसे वो एक्टिव बन जाएगी, वो डे बाय डे हमारी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाती है ना, बताओ। और वो फिर इतनी हावी हो जाती है कि कुछ सोच नहीं पाते, तो इसको हावी ना होने दो, जो चल रहा है चलने दो, जो मिल रहा है मिल जाए, जितना हो रहा है ठीक हो रहा है, जितने में है उतने में सुकून करो, ज़्यादा ना लो। वो जितना आपको मिल रहा है वो उसका आधा भी नहीं, बहुत सारे व्यक्ति उनको नहीं मिल पा रहा है, तो कंडीशन बहुत क्रिटिकली हो रही है। इसमें दो हम और उपाय पे बात करेंगे, कल हम इस पे और बात करेंगे, और कल हम टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेसेस के बारे में। हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें आपका एक तो मैंने बता दिया कि आपको प्रिवेंशन ऑफ मीजर्स ऑफ वो करने हैं, आपको प्रिवेंशन मीजर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और जी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इन तीन पर कल हम डिस्कस करेंगे, और कल सिर्फ यहाँ तक वो करेंगे, कंप्लीट इसको कर देंगे। इसमें जिसका भी जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन जरूर पूछना, और सबको बताना है, चुप नहीं रहना है, चुप रहोगे तो फिर जो है ना दिक्कत बनेगी आपको बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसी सब्जेक्ट में 12 स्टूडेंट 12 एक नहीं 12 बैक हैं, कितने मार्क्स से, कोई 3 से है तो कोई 4 से, बता दूँ पहले ही, आप भूले ना, क्योंकि सब्जेक्ट जो है 45 मार्क्स का है, और 45 में से आपको 18 मार्क्स पर पासिंग मार्क्स हैं, और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, अगर नहीं करते हो तो फिर समस्या बन जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2022 में 4 स्टूडेंट पास थे 35 में से, और सर रीचेकिंग सप्लीमेंट्री री एग्ज़ाम दे करके वो पास हुए हैं, और 5 बच्चे तो जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पास हुए हैं, एक ही सब्जेक्ट में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में। तो इस चीज़ को भी वो ना लो, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं पहले ही आपको थोड़ा सा वो बता दूँ, क्योंकि 35 में से 21 स्टूडेंट पास हुए थे, और अभी जो है ना 12 स्टूडेंट तो रह भी रहे हैं अभी भी, और 2 नए स्टूडेंट्स ने जो है री एग्ज़ाम करेंगे वो, तो मैं बता दूँ आपको पहले के लिए, क्योंकि जैसे कि आप समय रहते इस चीज़ की प्रिपरेशन कर लें। ओके।